नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी की 6वीं क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। तो साथियों, यह समास की दूसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले की क्लास में हमने अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में यहाँ पर पढ़ा था। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी किए हुए। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास के बारे में। ठीक है, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की जो परिभाषा होती है दोस्तों, वह समास, ठीक है, क्या है, वह समास जिसका जिसका पूर्व पद जिसका पूर्व पद विशेषण, ठीक है, जिसका पूर्व पद विशेषण व उत्तर पद विशेष्य हो। ठीक है, क्या हो, विशेष्य हो, अथवा उपमान व उपमेय हो। ठीक है, उपमान व उपमेय हो, उपमान व उपमेय हो, उसको हम यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास कहते हैं। यानी साथियों, जिस समास का क्या है, पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद उसमें क्या हो, विशेष्य हो, अथवा उसमें क्या है, उपमान और उपमेय का संबंध हो। तो ऐसे समास को हम यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास यहाँ पर कहते हैं। तो आइए पहले हम क्या विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ताकि क्या है, हमें कर्मधारय समास के विग्रह करने में यहाँ पर क्या है, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो पहले बात करेंगे विशेषण की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, विशेषण की। ठीक है, तो विशेषण क्या होते हैं, यहाँ पर विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, यानी जो शब्द क्या है, किसी की विशेषता बताते हैं, उनको हम यहाँ पर विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बात करेंगे विशेष्य की। ठीक है, विशेष्य। ठीक है, तो विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, बताई जाए, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ एक, जैसे काली साड़ी। ठीक है, काली साड़ी। ठीक है, तो अगर इन दोनों शब्दों में अगर हम ये ढूंढेंगे कि इनमें विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर काली साड़ी, तो साड़ी कैसी है, काली, यानी विशेषता यहाँ पर किसकी बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, यहाँ पर विशेषता साड़ी की बताई जा रही है कि साड़ी क्या है, काली है। तो साड़ी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर विशेष्य हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी विशेषता बताई जा रही है साड़ी की, साड़ी काली है, तो इसका मतलब साड़ी जो है वो विशेष्य हो जाएगी। ठीक है, और विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, तो काले के द्वारा यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो काली जो हमारी यहाँ पर हो जाएगी हमारी विशेषण। क्या हो जाएगी, विशेषण। ठीक है, आई होप कि इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा उपमान। उपमान, ठीक है, क्या है, उपमान, यानी जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, जिससे उपमा दी जाती है, दी जाए, उसको हम उपमान कहेंगे। ठीक है, और उपमेय, ठीक है, क्या है, उपमेय। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है यहाँ पर, क्योंकि समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम इनको क्या आसान भाषा में आपको यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो उपमान उससे कहते हैं, ठीक है, जिससे उपमा दी जाए किसी चीज़ को, उसको हम उपमान कहेंगे। ठीक है, और जिसकी उपमा दी जाए उसको हम यहाँ पर उपमेय कहेंगे। ठीक है, यानी सरल भाषा में अगर हम कहें दोस्तों, ठीक है,
तो उपमान उसको कहते हैं, ठीक है, जिससे क्या है दोस्तों, जिससे तुलना की जाती है। यानी अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ठीक है, तो अगर एक वस्तु का हम क्या है दूसरी वस्तु से तुलना करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चंद्रमुख, ठीक है, क्या है चंद्रमुख, ठीक है। तो चंद्रमुख में क्या है, ये दो अलग अलग शब्द हैं, चंद्र अलग शब्द है, मुख अलग शब्द है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनमें से उपमान कौन है और उपमेय यहाँ पर कौन है, ठीक है, तो मैंने अभी कहा था कि क्या है जिससे उपमा दी जाए उसको उपमान कहेंगे, लेकिन उपमान को हम सरल भाषा में इस प्रकार समझाएंगे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग, अगर हम इन दोनों शब्दों की यहाँ पर क्या है आपस में तुलना करें, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं मुख किसके समान है, चंद्र के समान जिसका मुख हो, ठीक है, चंद्र के समान जिसका मुख हो उसको क्या है चंद्रमुख कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुख की तुलना की जा रही किससे, चंद्र से, ठीक है, किसकी तुलना की जा रही है, चंद्र से। तो मुख यहाँ पर हमारा क्या उपमेय हो जाएगा, मुख जो हमारा शब्द है ये यहाँ पर क्या है दोस्तों उपमेय हो जाएगा, क्योंकि क्या है इसकी तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से की जा रही है मुख की तुलना। इसका मतलब जिसकी तुलना की जाएगी उसको हम क्या है उपमेय कहेंगे, और जिससे तुलना की जाए, ठीक है। अब मुख की तुलना तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, मुख की तुलना हम यहाँ पर क्या है चंद्र से कर रहे हैं, तो चंद्र क्या हमारे यहाँ पर उपमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपमान, ठीक है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जिससे तुलना की जाए, ठीक है, जिससे तुलना की जाए या जिससे हम तुलना करेंगे उसको हम उपमान कहेंगे, और जिसकी तुलना करेंगे, ठीक है, जिसकी तुलना करेंगे उसको हम यहाँ पर उपमेय कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुख की तुलना चंद्र से की जाए इसलिए उपमेय है, ठीक है, ठीक है, और उपमान इसलिए है चंद्र क्योंकि चंद्र से की जा रही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ यहाँ के क्या है इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं कर्मधारय समास के, ठीक है, ताकि हमें यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाए। और दूसरी बात हमने इसमें क्या याद रखनी है, इसकी पहचान क्या है कर्मधारय समास की, ठीक है। तो पहचान हम यहाँ पर लिखेंगे, जब हम क्या है इसका समास विग्रह करेंगे इनका, तो इसमें क्या है जो या के समान शब्द आपको बीच में दिखेंगे तो समझ जाना कि वह हमारा क्या है कर्मधारय समास है, ठीक है। अब जैसा यहाँ पर उदाहरण हम लिखते हैं, यहाँ पर नील गगन, क्या है नील गगन, ठीक है, कमल नयन, कमल नयन, ठीक है। अगला लिखेंगे लाल मणि, लाल लाल मणि। अगला लिखेंगे प्राण प्रिय, क्या लिखेंगे प्राण प्रिय। अगला लिखेंगे हम यहाँ पर महादेव, क्या लिखेंगे महादेव हम यहाँ पर लिखेंगे। अगला लिखेंगे हम यहाँ पर मृग नयन, क्या लिखेंगे मृग नयन, क्या लिखेंगे मृग नयन, ठीक है साथियों। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, एक और लिख लेते हैं हम परमानंद, ठीक है, परमानंद, ठीक है, क्या लिखेंगे परमानंद, ठीक है। एक और लिख लेंगे हम चरण कमल, क्या लिखेंगे चरण कमल हो गया हमारा, ठीक है। अगला है हमारा कनक लता, कनक लता, क्या लिखेंगे कनक लता, ठीक है। तो साथियों ये हमारे क्या है कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हुए, ठीक है। अब बात करेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे इसमें कि किसमें उपमान है, किसमें उपमेय है, किसमें विशेषण है, किसमें विशेष्य है। तो पहला हम जो देखेंगे क्या है नील गगन, क्या है नील गगन। तो ये अलग अलग यहाँ पर दो शब्द हैं, गगन अलग है नील अलग है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या है गगन कैसा है नीला है, क्या कह रहे हैं गगन कैसा है नीला है। तो नीला यहाँ पर क्या दोस्तों हमारा विशेषण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है गगन की विशेषता बता रही कि गगन क्या है नीला, इसलिए विशेषण हो जाएगा। और विशेषता यहाँ पर गगन की बताई जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कर्मधारय हमारा समास हो जाएगा। इसमें क्या है विशेषण और विशेष्य का संबंध है इसमें, ठीक है। नीला है जो कमल, इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे होगा नीला है जो गगन, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे नील गगन।
अगला है कमल नयन, कमल नयन, ठीक है, कमल के समान नयन, ठीक है भाई, कमल के समान नयन, ठीक है। तो दोस्तों कमल नयन में क्या है दोस्तों, उपमान और उपमेय का संबंध है इसमें, इसमें विशेषण और विशेषक कोई संबंध नहीं है। इसमें अगर संबंध की अगर बात की जाए तो कमल नयन में क्या है उपमान और उपमेय का यहाँ पर संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नयन को उपमा दी जा रही है, ठीक है, ठीक है, नयन को उपमा दी जा रही है किसके द्वारा, कमल के द्वारा, ठीक है। तो कमल हमारा क्या उपमान हो जाएगा इसमें, और नयन हमारे इसमें क्या है उपमेय हो जाएगा, ठीक है। अगला है लाल मणि, ठीक है। तो मणि कैसे इसमें, लाल मणि, तो लाल मणि में अगर हम देखेंगे कि इसमें क्या विशेषण और विशेष्य का संबंध है, ठीक है। लाल है जो मणि, ठीक है भाई, जो मणि लाल होगी उसको हम क्या कहेंगे, लाल मणि, ठीक है। तो यहाँ पर मणि की विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा, लाल के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा बताई जा रही है, लाल के द्वारा बताई जा रही है। तो लाल इसमें विशेषण हो जाएगा, ठीक है, और लाल के द्वारा किसकी विशेषता बताई जा रही है, मणि की विशेषता बताई जा रही है। इसका मतलब मणि हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अगला है प्राण प्रिय, ठीक है, प्राण के समान, प्राण के समान, प्राण के समान है जो प्रिय, प्राण के समान है जो प्रिय, है जो प्रिय, उसको हम क्या कहते हैं, प्राण प्रिय यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अगला है महादेव, तो ये हो जाएगा महान है जो देव, क्या हो जाएगा, महान है जो देव, ठीक है, महान है जो देव। अगला है मृग नयन, क्या है, मृग नयन, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मृग के समान, मृग के समान नयन, ठीक है। नयन कैसे हैं, नयन कैसे हैं, नयन मृग के समान है, क्या है इसमें, नयन कैसे हैं, नयन तो मृग के समान है, बिल्कुल वो क्या है, मृग नयनी है, ठीक है। ऐसे कहते हैं हम किसी लड़की को कि वो लड़की मृग नयन जैसे उसकी क्या है, आंखें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नयन की तुलना किससे की जा रही है, मृग से की जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, नयन क्या हो जाएगा हमारा, उपमेय हो जाएगा, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जाए उसको क्या है, उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसको क्या है, उपमान यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या है, नहीं, जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहेंगे, और जिससे तुलना की जाएगी उसको हम मृग कहते हैं, उसको हम क्या है, उपमान कहते हैं। परम आनंद, परम है जो आनंद, ठीक है भाई, आनंद कैसा है, परम है बल, ठीक है, परम है जो आनंद, उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, परमानंद कहेंगे, ठीक है। अगला है चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, ठीक है। तो कमल के समान चरण हो जाएगा, क्या होगा, कमल के समान चरण, क्या हो जाएगा, कमल के समान चरण, ठीक है। अगला है दोस्तों कनक लता, ठीक है। तो कनक के समान लता, कनक के समान लता, ठीक है, कनक के समान लता, तो उसको हम क्या बोले, कनक लता। तो आई होप साथियों आपको यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या है, समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान में यहाँ पर रखना है कर्मधारय समास में कि पूर्व पद क्या है, उसमें क्या है, विशेषण होगा, और उत्तर पद उसमें विशेष्य होगा। अथवा अगर किसी क्या है, किसी समास में क्या है, ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो उसमें क्या दोस्तों, उपमान या उपमेय का संबंध होगा, ठीक है। या तो विशेषण में विशेष्य का संबंध होगा, या तो क्या है, उपमान और उपमेय का यहाँ उसमें संबंध होगा। तो उसके डायरेक्ट हमारे क्या कहा जाएगा, कर्मधारय समास हमारा यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला समास हमारे पास यहाँ पर द्विगु समास, ठीक है। अब हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि तत्पुरुष समास हमारा बहुत ही बड़ा समास यहाँ पर हो जाता है, विभक्तियों के आधार पर क्या है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, इसलिए हमने क्या सोचा कि उसको क्या है, सबसे अंतिम में यहाँ पर पढ़ाया जाए, ठीक है। तो अगला आएगा हमारा यहाँ पर
द्विगु समास। ठीक, क्या है? द्विगु समास। ठीक है, नाम से पलटा द्वि। द्वि द्वि का मतलब होता है दोस्तों संख्या। ठीक है, यानी द्वि क्या, हमें यहाँ पर किसी संख्या का यहाँ पर बोध करा रहा है। ठीक है, तो इसकी जिस समास का डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे, जिस समास का, ठीक है, जिस समास का पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद संख्या बोधक, ठीक है, संख्या बोधक, संख्या बोधक विशेषण हो। ठीक है, विशेषण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, प्रधान हो। ठीक है दोस्तों, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? उसको हम यहाँ पर द्विगु समास कहते हैं। यानी द्विगु समास का जो पूर्व पद होगा दोस्तों, वो हमें क्या है? संख्या का बोध कराएगा, संख्या का यहाँ पर ज्ञान करवाएगा। ठीक है, और उत्तर पद उसमें क्या होगा? प्रधान होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त ऋषि। ठीक है, तिरंगा, जैसे त्रिलोक हो गया, हमारा क्या होगा? त्रिलोक हो गया। ठीक है, सप्ताह हो गया। ठीक है, चौराहा हो गया, क्या है? चौराहा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है साथियों? सारे यहाँ पर क्या है? द्विगु समास के यहाँ पर क्या है? उदाहरण है। ठीक है, सप्त सिंधु यानी सप्त यानी सात। ठीक है, यानी पहला पद में यहाँ पर क्या है? संख्या का यहाँ पर बोध करा रहे, इसका मतलब क्या है? द्विगु समास है। सप्त ऋषि, ये भी संख्या का बोध करा। तिरंगा, तीन मतलब तीन। ठीक है, त्रिलोक यानी तीन, सप्ताह यानी सात, चौ मतलब यानी चार। तो सारे उदाहरणों के यहाँ पर क्या है? पहला पद हमें यहाँ पर क्या है? संख्या का यहाँ पर बोध करवा रहा है। ठीक है, और जो इसका उत्तर पद है दोस्तों, वो हमें ये क्या है? उत्तर पद इसमें सब में यहाँ पर प्रधान है। ठीक है, वो कैसे है कि भाई पहला पद क्या? सप्त। ठीक है, तो सप्त जरूर थोड़ी कि सप्त सिंधु होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सिंधु की जगह कुछ और ही होता तो हमें क्या है? किसी और ही चीज़ का यहाँ पर उसका अर्थ निकल जाता। सप्त सिंधु का मतलब क्या है? कि सात सिंधुओं का समूह। ठीक है, यानी वो सिंधु का बोध करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सिंधु से पता चल रहा है कि सिंधु कितने? सात हैं। ठीक है, संख्या संख्या से यहाँ पर कुछ नहीं, तो संख्या का क्या है? पहले पद का क्या है? समस्त पद पर कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उत्तर पद का ही यहाँ पर क्या है? समस्त पद पर यहाँ पर क्या है? प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर पद है वो प्रधान पद है। ठीक है, जैसे तिरंगा। ठीक है, तो तीन रंगों का समूह, उसको हम क्या कहेंगे? तिरंगा कहेंगे। ठीक है, तीन बल्ले भी हो सकते हैं। ठीक है, तीन बॉल भी हो सकते हैं, तीन तीन टॉफियाँ भी हो सकती है। ठीक है, तो मेन प्रभाव जो पड़ रहा है दोस्तों, वो उत्तर पद का यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, संख्याओं का यहाँ पर क्या है? पहले संख्याएं जो है पहले पद में, उनका यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इनके थोड़ा यहाँ पर समास विग्रह कर लेते हैं। ठीक है, सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह। ठीक है, सात सिंधुओं का समूह जो होगा उसको हम क्या है? सप्त सिंधुओं कहेंगे। उसको हम क्या है? सप्त सिंधु यहाँ पर कहेंगे। अगला है सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह। ठीक है, सात ऋषियों का समूह, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? सप्त सिंधु। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह। ठीक है, त्रिलोक यानी तीनों लोकों का समाहार। ठीक है, जिसमें क्या है? तीनों लोकों का समावेश हो, उसको क्या कहेंगे? त्रिलोक कहेंगे। तीनों लोकों का समाहार या समावेश, बात एक ही है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर त्रिलोक कहेंगे। अगला है सप्ताह। ठीक है, सात दिनों के समूह को
7 दिनों का समूह, उसको हम सप्ताह कहेंगे। ठीक है साथियों। अगला है चौराहा। 4 राहों का जो समूह होगा उसको हम क्या है यहाँ पर चौराहा कहेंगे। ठीक है। अगला है नवरात्र। क्या है नवरात्र, यानी 9 रात्रियों का जो समूह, ना नौ यानी 9, 9 रात्रियों का समूह। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे नवरात्र कहेंगे। ठीक है दोस्तों, 9 रात्रियों का समूह, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे नवरात्र कहेंगे। ठीक है साथियों। तो ये सभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है द्विगु समास के यहाँ पर एग्जाम्पल है। आई होप साथियों कि आपको क्या है द्विगु समास भी क्या है आसानी से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जिस शब्द में क्या है पूर्व पद हमें क्या है संख्या का बोध अगर वो करवाता हो, ठीक है, तो समझ जाना कि वो कौन सा समास है, वो हमारा द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। अब आता हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, कौन सा समास हमारे यहाँ पर आएगा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के दोस्तों क्या है विभक्तियों के आधार पर क्या है उसके भी यहाँ पर 6 भेद हैं। तो प्रत्येक भेद के बारे में हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पढ़ लेंगे ताकि वो भी हमें आसान से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, ठीक है, क्या है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, ठीक है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच, ठीक है, दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह, ठीक है, क्या है कारक चिन्ह लुप्त हो। ठीक है साथियों, यानी तत्पुरुष समास जो हमारा होता है उसका क्या है उत्तर पद यहाँ पर प्रधान होता है तथा दोनों पदों के मध्य में क्या है उसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक पद वहां से लुप्त होते हैं। ठीक है, यानी जब भी हम क्या है तत्पुरुष समास का अगर विग्रह करेंगे तो उन दोनों पदों के बीच कोई ना कोई कारक अवश्य निकल के यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ धर्म ग्रंथ। क्या है धर्म ग्रंथ। ठीक है साथियों, तो धर्म और ग्रंथ क्या है दो अलग अलग शब्द हैं। अगर हम इसका क्या है समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर धर्म का ग्रंथ। क्या होगा धर्म का ग्रंथ होगा। क्या होगा धर्म का ग्रंथ। ठीक है, जब हमने इसका क्या है समास विग्रह करा तो बीच में क्या हमारा कारक चिन्ह आ गया। ठीक है, यानी जब भी हम क्या है तत्पुरुष समास का अगर समास विग्रह करेंगे तो उसमें कोई ना कोई क्या है कारक चिन्ह कोई ना कोई विभक्ति यहाँ पर निकल के जरूर आएगी। ठीक है, कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह यहाँ पर निकल के यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों पदों के बीच दोस्तों क्या है तत्पुरुष समास में क्या है कारक चिन्ह जो क्या है वो लुप्त होता है, वो गौण होता है, वो छुपा हुआ होता है। ठीक है, जैसे धर्म ग्रंथ देखो यहाँ पे अभी का छुप रखा है, लुप्त हो रखे कारक चिन्ह। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसका समास विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह फिर से वहां पर आ जाएगा। आई बात समझे। अब विभक्तियों के आधार पर क्या है तत्पुरुष समास को भी क्या यहाँ पर 6 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, विभक्तियों के आधार पर आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है साथियों, गया है। ठीक है, अब प्रत्येक 6 भागों के बारे में हम यहाँ पर क्या है बारी बारी से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं दोस्तों। क्या है इतना समझ में आ गया सबको। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि नीचे जगह कम है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पर कारक लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कारक, और यहाँ पे हम विभक्ति लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमें क्या है समास को पहचानने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर लिखेंगे हम समास कि वो कौन कौन से भेद हैं इसके। ठीक है, तो विभक्त कारक पहले हम लिखेंगे। ठीक है,
कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या है, करण से के द्वारा भी आता है इसमें, ठीक है, से या के द्वारा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से, ठीक है, क्या है, अपादान से यानी अलगाव, यानी इसमें क्या है, अलगाव होता है यानी दूर, ठीक है, दूर जाना, अलगाव, अलगाव, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, इसमें अगर संबंध, ठीक है, संबंध का की के, ठीक है, का की के अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में पर, ठीक है, संबोधन हे हरे, हे अरे, ठीक है, हे अरे, हे अरे ओ ए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कारक लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पर उनकी विभक्तियाँ लिख दी, ठीक है, तो कर्ता तो इसमें नहीं होता है तत्पुरुष समास में, ठीक है, इसमें होगा कर्म तत्पुरुष, ठीक है, कर्म तत्पुरुष होगा, ठीक है, करण तत्पुरुष होगा, क्या होगा, करण तत्पुरुष हमारा होगा, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष होगा हमारा, तत्पुरुष होगा, अगला होगा हमारा अपादान, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है, और अगला जो हमारे हो गया यहाँ पर संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास, क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा, अगला होगा अधिकरण, क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है साथियों, तो हो गया हमारा एक, ठीक है, दो हो जाएगा, तीन, चार, पाँच और छः, ठीक है दोस्तों, तो विभक्तियों के आधार पर क्या है साथियों, यहाँ पर हमारा क्या है, जो तत्पुरुष समास है दोस्तों, उसको क्या हमने 6 भागों में उसको क्या है, विभक्तियों के आधार पर उसको बांटा गया है, ठीक है, तो हमें विभक्तियां याद कैसे रखनी है, सीधे हमने डायरेक्ट याद रखना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ ए, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, पूरी स्पीड में इसको बोलना है, तभी जाके क्या है हमको ये याद होगा, ठीक है, कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ, ठीक है, अगर जब भी हम किसी शब्द का यहाँ पर समास विग्रह करेंगे, ठीक है, तो उसमें बीच में अगर जो हमारी विभक्ति, अगर को विभक्ति आ गई तो उसको कर्म तत्पुरुष कहेंगे, से विभक्ति आ गई तो करण तत्पुरुष कहेंगे, ठीक है, के लिए विभक्ति आ गई तो संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे, ठीक है, से के द्वारा अलगाव का भाव आएगा तो क्या है, अपदान तत्पुरुष कहेंगे, का की के विभक्ति आ गई तो उसको संबंध तत्पुरुष हम यहाँ पर कहेंगे, में पर अगर कोई विभक्ति बीच में आती है तो उसको क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास हम यहाँ पर कहेंगे, ठीक है साथियों, आई होप साथियों की ये भी आपको यहाँ पर क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या है, समझ में ये चीज़ें आ गई होगी। अब क्या है, तत्पुरुष समास के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, पहला है गगनचुंबी, क्या है, गगनचुंबी, ठीक है, गगनचुंबी हो गया जैसा हमारा, ठीक है, ग्रामगत, क्या ग्रामगत हो गया, ठीक है, ग्रामगत हो गया हमारा, ठीक है, अगला है हमारे यहाँ पर रथ चालक, क्या है, रथ चालक हो गया, ठीक है, अगला है भयाकुल, ठीक है, भयाकुल, ठीक है, अगला है पद दलित, क्या हो गया, पद दलित हो गया हमारा, अगला है
प्रयोग प्रयोगशाला हो गया, ठीक है। स्नान घर हो गया, स्नान घर हो गया, ठीक है। गौशाला हो गया, ठीक है, क्या हो गया, गौशाला हो गया हमारा, ठीक है। धनहीन हो गया, धनहीन हो गया। अगला हो गया ऋण मुक्त हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ऋण मुक्त हो गया, ठीक है। तो ये क्या हमारे तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल है। अब हम प्रत्येक इसको देखेंगे कि इसमें क्या है, कर्म तत्पुरुष है, ठीक है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, ठीक है, या संबंध तत्पुरुष है, या अधिकरण तत्पुरुष है। प्रत्येक एग्जाम्पल में हमको यहाँ पर पता चल जाएगा जब हम इनका क्या है यहाँ पर समास विग्रह करेंगे, ठीक है। तो पहला है गगन चुंबी, यानी गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, चूमने वाला, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बीच में कौन सी विभक्ति आ गई, को आ गई, क्या आ गई, को। इसका मतलब क्या है, हमने बोला कर्ता ने कर्म को, यानी दोस्तों ये हमारा कौन सा समास हो गया, ये हमारा क्या है, कर्म तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष, क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष समास ये हमारा हो गया गगनचुंबी में, ठीक है। अगला है ग्रामागत, ठीक है, ग्राम को आया हुआ, ठीक है, ग्राम को आया हुआ को हम क्या बोलते हैं, ग्रामागत को आया हुआ, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, को विभक्ति है, इसलिए इसमें भी क्या है, कर्म तत्पुरुष समास हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगला है रथ चालक, ठीक है, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, ठीक है, रथ को चलाने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, रथ चालक। तो इसमें भी कौन सी विभक्ति हमारी आ गई, इसमें हमारी को विभक्ति यहाँ पर आ गई, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या है, कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। अगला है भयाकुल, ठीक है, भय से आकुल, ठीक है, भय से जो आकुल है उसको क्या हो दोस्तों, भयाकुल हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, से विभक्ति आ गई, ठीक है, ठीक है। से विभक्ति में कौन सा कारक होता है, तो हमें याद रखना से विभक्ति में क्या था, करण कारक था हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हो जाएगा हमारा करण तत्पुरुष, ठीक है, क्या है, करण तत्पुरुष समास हमारे यहाँ पर ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला है पद दलित, ठीक है, तो ये क्या होगा, पद से दलित है जो, ठीक है, जो पद से दलित है, कमजोर है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पद दलित बोलेंगे, ठीक है। तो से विभक्ति आ रही है, इसका मतलब इसमें क्या है, करण कारक है, करण, इसलिए इसमें क्या है, करण तत्पुरुष समास है, क्या है, करण तत्पुरुष समास हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रयोगशाला, ठीक है, यानी प्रयोग के लिए जो शाला है, ठीक है, प्रयोग के लिए जो शाला होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। तो इसमें जो हमारी विभक्ति आ रही दोस्तों, इसमें विभक्ति के लिए आ रही है बीच में, ठीक है। तो के लिए विभक्ति किस कारक में होती है, ठीक है, तो वो किस में होती है, संप्रदान में होती है, ठीक है, क्या होती है, संप्रदान में होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है साथियों। आगे हमने विभक्ति का नाम लिखना है, कारक का नाम लिखना है, उसके पीछे हमने तत्पुरुष लगा देना, तो बन जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। अगला है स्नानघर, क्या है, स्नान घर, स्नान के लिए घर, ठीक है, स्नान के लिए जो घर है दोस्तों उसको क्या स्नान घर कहेंगे, इसमें भी के लिए विभक्ति आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हमारे यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अगला है गौशाला, क्या है, गौशाला, यानी गाय या गौ के लिए जो शाला हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, गौशाला, गाय के लिए जो शाला हो, घर हो, उसको हम यहाँ पर क्या है, गौशाला कहेंगे। तो के लिए विभक्ति यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है धनहीन, ठीक है, क्या है, धनहीन, ठीक है, धनहीन यानी धन से हीन है जो, उसको क्या बोलेंगे, धनहीन,
ठीक है, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति के पास क्या है, धन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या, अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है, उसके पास अभाव दिख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या हम धनहीन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, कौन सा कारक आएगा दोस्तों हमारा, इसमें कौन सा समास आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों अपादान, ठीक है। अपादान में से अलगाव था ना हमारा कारक, अपादान तत्पुरुष यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्या कि अगला है ऋण मुक्त, यानी ऋण से जो मुक्त हो उसको क्या बोलते हैं हम, ऋण मुक्त, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति क्या है, अगर ऋण से मुक्त हो गया, ठीक है, उसने अपना कर्जा मिटा दिया, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऋण से मुक्त। यानी इन दोनों को क्या है, से ये अलग कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों शब्दों से जो हमारी से जो विभक्ति है वो इसको क्या है, अलग कर रहा है, अलगाव का इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अपादान तत्पुरुष है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अपादान तत्पुरुष समास हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों राजपुत्र, क्या है, राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, ठीक है, क्या है, राजा का पुत्र जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, राजपुत्र कहेंगे, ठीक है। और इसमें जो का विभक्ति यहाँ पर आ रही है, ठीक है, वो क्या है, इन दोनों शब्दों के मध्य में क्या है, संबंध को दर्शा रही है, किसको दर्शा रही है, संबंध को दर्शा रही है, ठीक है। तो जो हमारा संबंध कारक था उसमें अगर का की के आए तो समझ आना वो कौन सा समास हो जाएगा, हमारा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसमें का विभक्ति आए तो क्या है, संबंध तत्पुरुष समास हमारे यहाँ पर हो जाएगा, तत्पुरुष समास हमारे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। अगला है गृह स्वामी, क्या है, गृह स्वामी, क्या है यहाँ पर, गृह स्वामी, ठीक है। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गृह का स्वामी, ठीक है, गृह का स्वामी, यानी क्या है, गृह और क्या है, स्वामी के बीच का विभक्ति है, एक संबंध दर्शा रहे यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, संबंध तत्पुरुष समास हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। एक और हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, वो क्या देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अगला देखेंगे जैसे हम शोकमग्न, ठीक है, क्या है, शोकमग्न, ठीक है, शोकमग्न, गृह प्रवेश, ठीक है, गृह प्रवेश, ठीक है, गृह प्रवेश हो गया जैसे, ठीक है। कला श्रेष्ठ, क्या है, कला श्रेष्ठ, ठीक है, क्या है, कला श्रेष्ठ, ठीक है। तो शोकमग्न का अगर हम यहाँ पर क्या है, समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, शोकमग्न यानी शोक में जो मग्न हो, ठीक है, शोक में जो मग्न हो दोस्तों, शोक में जो डूबा हो उसको क्या कहेंगे हम, शोकमग्न कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर में विभक्ति यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अगला है गृह प्रवेश, ठीक है, क्या होगा, गृह में प्रवेश, ठीक है, गृह में प्रवेश। अगला है कला श्रेष्ठ, कला में जो श्रेष्ठ होगा उसको क्या बोलेंगे हम, कला श्रेष्ठ कहेंगे, ठीक है। जो क्या होगा दोस्तों, कला में क्या है, श्रेष्ठ होगा उसको हम क्या यहाँ पर, कला श्रेष्ठ कहेंगे। तो तीनों में यहाँ पर क्या दोस्तों, शोक में मग्न यहाँ पर क्या है, में विभक्ति आ रही है, क्या आ रही है, में विभक्ति आ रही है। इसका मतलब इसमें क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास है, ठीक है। अधिकरण क्या है, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। इन तीनों में क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास हमारे यहाँ पर आ जाए, ठीक है साथियों। तो तत्पुरुष समास को अगर सही तरीके से पढ़ना है दोस्तों, तो उसके लिए क्या हमें का विभक्तियाँ यहाँ पर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप साथियों कि आपको क्या है, तत्पुरुष समास भी यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो साथियों अभी तक हमारी टोटल यहाँ पर क्या है, हिंदी की 6 क्लास हमने यहाँ पर पूरी कर ली है, ठीक है। अगर आपने उनमें से कुछ क्लास को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उन क्लास की जो लिंक है दोस्तों, वो आपको क्या है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यहाँ से मिल जाएगी। तो वहाँ से आसानी से क्या तो साथियों आपको उन क्लास को पढ़ सकते हो। धन्यवाद।